हेलो एंड वेलकम। देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर, जो कि पिटीशन दिया गया था एम के स्टलिन के बेटे यानी उदयनिधि स्टलिन के द्वारा। देखो, ये वैसे तो जो उदयनिधि स्टलिन है ये एक पब्लिक ऑफिस में है, मिनिस्टर है, और इनके द्वारा एक बहुत ही वाहियात आइकन से एक जो है बात कही गई थी। पब्लिक डोमेन में ये बात थी। इन्होंने पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने जो है सनातन धर्म की तुलना एचआईवी, मलेरिया, डेंगू से भी खतरनाक बताई थी। मतलब इन सब बीमारियों से तो वन टाइम आप एक बार फेस कर सकते हो, बट सनातन धर्म इससे भी डेंजर है, ऐसा इनका जो है बयान था। देखो, बयान तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद का क्या होगा ये पता नहीं होता है, राइट। तो ये इस केस में देखने को मिलेगा। अब इन्होंने ना टेक्निकल टर्म समझिए, इन्होंने ना क्यू वारंटो का यूज किया है। इनका जो पिटीशन था वो कोर्ट के सामने यही था कि इनको क्यू वारंटो के तहत राहत मिले। अब कि क्यू वारंटो क्या होता है ये हमें जानना। देखो, हमारे पास ना फंडामेंटल राइट्स तो है ही। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 जो है उसके अंदर हमारे पास रीट्स होते हैं। जो रीट्स है, हमारे पास 5 रीट्स है। उस रीट में एक और जो है सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है, सबसे लास्ट का जो रीट होता है दैट इज अ क्यू वारंटो। आपने सारे रीट्स पढ़ा होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है आपको पता होगा। लेकिन जो क्यू वारंटो है वो बेसिकली क्या कहता है, क्यू वारंटो कहता है कि जो कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो या मतलब कोई भी संस्था जो कि पब्लिकली हो, यानी सरकारी संस्था हो, पब्लिक ऑफिस हो, मिनिस्टर हो या ऑफिसर हो, तो उनको जो है कार्य करने का अधिकार जो है मिले, कार्य करने का उनके पास अथॉरिटी रहे। अगर वो पब्लिक डोमेन में कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर उनके द्वारा होता है तो संविधान से उनके पद की रक्षा की मांग होती, दैट इज अ क्यू वारंटो। यानी ये अपने पद को बचाने की बात कर रहे हैं एम के स्टलिन। उनको प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोर्ट ने इन्हें बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है और इनका कहना है कोर्ट का कि देखो, आपने आर्टिकल 19 का तो यूज़ किया, 19 भी जो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 1 ए का आपने यूज़ किया, और उसके बाद आपने वायलेशन क्या, अब्यूज़ किया आर्टिकल 25 का। बड़ी मज़े की बात है, आप अपने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार का यूज़ करते हुए आप किसी और का आर्टिकल 25 वायलेट कर रहे हो। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कॉन्ट्राडिक्शन कितना है। आपके फंडामेंटल राइट्स तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जब तक वो फंडामेंटल राइट्स किसी और के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच ना करता हो। ये किसी और का जो 25 आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, उसको जो है ब्रीच किया गया ना। अब आप अब जो है आर्टिकल 32 को एंजॉय करना चाहते हो, तो कितना वेग है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब मिसयूज करना कह सकते हैं, ये इसमें दिखाता है। लेकिन कोर्ट ने इनकी पटिशन को नकार दिया है। एक्शन होगा, डेफिनेटली आगे प्रोसीड होगा, मामला दूसरे कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाएगा, लेकिन एक्शन तो होना है, बिल्कुल होना ही चाहिए, ताकि जो पॉलिटिशियन होते हैं एटलीस्ट धर्म के ऊपर कमेंट करने से बचें। लास्ट टाइम हमने नुपुर शर्मा का केस देखा था। हालांकि नुपुर शर्मा ने एक्सप्लिसिटली किसी धर्म का नाम लेकर के नहीं, उनको भी एक्साइट किया गया, उकसाया गया, तब उन्होंने ऐसा कमेंट किया। लेकिन उसके बाद जो रिपिकल्सन्स देखने को मिले और जो सो कॉल्ड हम कह सकते हैं फैक्ट चेकर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने इतने रूमर्स फैलाए, इतने रूमर्स फैलाए कि जो है हमारे देश में इतने निर्दोष लोगों की जानें चली गई। नाउ अभी हम देख सकते हैं कि ये जो मैटर हुआ उदयनिधि स्टलिन का, पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन कोई भी सनातन धर्म वाले ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी के भी मतलब बॉडी के ब्लड में उबाल नहीं आया, आई कैन से। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, मतलब धर्म को लेकर के ठीक है, बातें होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि किसी को आप मतलब जान पे आ जाए, किसी का थ्रेटनिंग कंडीशन कर दे। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट देयर शुड बी सम लिमिटेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये न्यूज़ था अपना। एक दूसरा जो न्यूज़ है हमारा, हम लोग 3-4 आर्टिकल को कंबाइन करके पढ़ेंगे। देखो, ये न्यूज़ ना फिलीपींस और चाइना का जो वेसल्स है वो, चाइना सी, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे ये दोनों वेसल्स टकरा गए, जिससे कैजुअलिटी हुई है फिलीपींस के जो नेवी फोर्स है उनका। थोड़ा सा कैजुअलिटी हुआ है वहाँ पे, उनको लॉसेस हुए हैं, डैमेजिंग हुआ है। लेकिन चाइना की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, इसे डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड हम ये देखेंगे कि फिलीपींस के साथ साथ ताइवान का क्या एंगल निकल करके आ रहा है। फिलीपींस तो ठीक है, वो थ्रेटनिंग कंडीशन बार बार उनको साउथ चाइना सी में, पूरे एरिया में देखने को मिल रही है, और मनीला का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, पहले से ये क्या कर रही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो,
है क्या ना, जो चाइना है इन्होंने अपना जो डिफेंस बजट है इसमें 7.2% इंक्रीमेंट किया है, और जो कि इनके जीडीपी का मतलब कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ 5% इंक्रीमेंट है। मतलब इनका डिफेंस बजट जो 7.2% इंक्रीज किया गया, जो कि जीडीपी का 5% अपने आप में बन जाता है। और ये एक बार नहीं है, ये लगातार अपने डिफेंस बजट को इम्प्रूव किए जा रहे हैं। ऑल्दो चाइना की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, चाइना के अंदर काफ़ी स्लो डाउन है। चाइना की मतलब मार्केट्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं, उनका रियल एस्टेट सेक्टर डाउन चल रहा है, बैंक के पास पैसे नहीं है। बहुत सारे चाइना के अंदर जो प्रोविंस है यानी कि जो स्टेट है उनके पास फंडिंग की कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है इसे डिस्कस करेंगे। और साथ बाई साथ जो है ये जो मालदीव का एंगल क्या चाइना के साथ है ये भी डिस्कस करेंगे। एक और आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया और एशिया से संबंधित, ये सभी में चाइना का एंगल है, मिनिमम कॉमन एंगल हम लोग देख करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे जो फिलीपींस है इनके साथ जो है विवाद है 9 डैश लाइन से, जिस पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ मैंने बताया आपको जो ताइवान है उसके साथ भी जो है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ताइवान चाहता है कि उसे एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए, इंडिपेंडेंट देश वो है और चाइना एक्सेप्ट करे। बट 1992 का जो एग्रीमेंट है जिसके अंदर ना पीस की बात की गई है कि दोनों जो एरिया हैं, जो दोनों देश हैं, उनकी बाउंड्रीज है वो पीसफुल एग्रीमेंट की बात है, वहाँ पे पीस वर्ड यूज़ किया गया। बट नाउ डे अभी रिसेंटली जो चाइना के अंदर एनुअल मीटिंग हुई, मिनिस्ट्रियल एनुअल मीटिंग हुई, उसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो टर्म है वो चेंज हुआ। उन्होंने पीसफुल के जगह में अलग शब्द का प्रयोग किया, फर्म शब्द का प्रयोग किया, जिसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलता है। मतलब जो पीसफुल नेगोशिएशन या पीसफुल जो दोनों देश के बीच की बाउंड्री है उसे चाइना कहीं ना कहीं दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है, ऑफिशियली, नॉट अनऑफिशियली, इट्स अ ऑफिशियली। तो इसलिए ये अब मैटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है कि इज चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर न्यू वॉर, और क्या न्यू वॉर हम लोग देखने वाले हैं चाइना और ताइवान के बीच में। ऐसा होगा तो क्या रिपिकल्सन्स होंगे इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। नाउ डे देखो ऐसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ताइवान के साथ निगोशिएशन करता है, बात करता है, लेकिन खुल करके वर्ल्ड एरेना पे वर्ल्ड वाइड जो है ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। ये इंडिया का स्टैंड है। नाउ अब यहाँ पे जो फिलीपींस का है, तो फिलीपींस का तो जो प्रॉब्लम है वो 9 डैश लाइन से है। 9 डैश लाइन क्या है इसे डिस्कस कर लेते हैं। और देखो जो मालदीव है ना, तो मालदीव का अभी क्या है, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया के साथ रिलेशन मालदीव के तो बिल्कुल भी अब अच्छे नहीं रहे हैं। लास्टली हमने देखा एस जयशंकर का ये बयान आया, और इससे पहले जो भी स्टेप हो चुके, जो भी डेवलपमेंट हो चुका है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और आपको भी ये इसका अपडेट है। और जो मालदीव का कंसर्न है कि इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, जो आर्मी है, ज़्यादा आर्मी नहीं है वहाँ पे, हमारी 100 के आसपास ही है, बहुत छोटी सी टुकड़ी है हमारी। लेकिन उनका ये मानना है कि किसी भी तरह का मतलब जो यूनिफॉर्म में या नॉन यूनिफॉर्म किसी भी तरह का जो ट्रूप्स है वो भारत का आज मालदीव के अंदर नहीं होना चाहिए। अब उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है कि चाइनीज बॉय जो है वो मालदीव का प्रेसिडेंट है। ये हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो जो मोइजू है ही इज़ ओनली अ चाइनीज बॉय और नथिंग एल्स। नाउ ऑस्ट्रेलिया का जो है देखो एशियन फोरम में अब जो है डेवलपमेंट करना चाहता है एशियन कंट्री के साथ, बेसिकली 3 डे सबमिट करके साउथ एशियन नेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है अपना बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि मेजर थ्रेटनिंग जो है वो चाइना है इस क्षेत्र में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के जो मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपना मतलब इकोनॉमिकली इस क्षेत्र में बिजनेस बढ़ाना चाहता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो ये है एक तरह से ट्रेड बूस्टिंग के लिए है, बट यहाँ भी चाइना का थ्रेट नज़र आएगा। और इसी के लिए तो जो है देख सकते हैं कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे जो है स्टेप ले चुका है अलग अलग कंट्री के साथ मिल करके, राइट, टू अगेंस्ट दी आप कह सकते हैं चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए। हाँ देखो ये इंडिया के लिए क्या कंडीशन बनता है, चाइना क्यों मालदीव में इतना इन्वेस्ट कर रहा है, या मालदीव क्यों जो है चाइना को यूज़ कर रहा है, मतलब इंडिया को भगाने के लिए, और क्यों चाइना मालदीव को इतना ज़्यादा मतलब प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पीछे रीज़न है कहीं ना कहीं कि इंडिया को घेरने की जो पॉलिसी है चाइना की। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ऑलरेडी म्यांमार के अंदर चाइना ने अपना एक नेवल बेस तैयार करके रखा है। ना यहाँ पे हम देखेंगे श्रीलंका का जो हबन तोता है वो उन्होंने 99 साल के लिए लीज पे लिया है।
और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चाइना ने गदावर पोर्ट अपना पहले से ही ग्वादार पोर्ट निर्माण करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखो जिबूती के अंदर भी जो है, यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो है पीएलए का, यानी कि जो चाइना की आर्मी है पीएलए, उनका एक अपना डिफेंस जो है एक तरह से बेस ऑलरेडी तैयार है। तो अभी क्या है, यहाँ पे नियर बाई जो है मालदीव है, अगर यहाँ इनको एक्सेस मिल जाता है तो ये इंडिया को घेरने का, या जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे इंडिया का जो प्रिविलेज है, यानी कि जो अनक्लॉज है, अनक्लॉज के द्वारा जो प्रिविलेज प्राप्त है 200 नॉटिकल माइल का, इसको जो इंडिया यूज करता है और जो इंडिया फ्री ट्रेड की बात करता है, इसको कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे रीजन है। देखो चाइना ने पहले से ही 9 डैश लाइन, अब मैंने बताया आपको कि जो रीजन है ना, इस लाइन को 9 डैश लाइन कहते हैं। और चाइना का ये मानना है कि पूरा का पूरा चाइना के अंदर है, जबकि इसके अंदर छोटे छोटे अलग कंट्री, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये फिलीपींस है, तो फिलीपींस के आसपास का जो एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, अनक्लॉज के नियमों के हिसाब से फिलीपींस का भी एक्सेस होगा। तो फिलीपींस का एक्सेस को काउंटर करता है चाइना। साइड बाय साइड यहाँ पे ब्रुनई है, तो उसका भी अपना राइट है, एक्सेस है समुद्र में इस क्षेत्र में, बट इसे भी चाइना जो है लिमिट करता है। मलेशिया है, मलेशिया का भी क्लेम है इस पूरे रीजन पे, यहाँ पे चाइना थ्रेटनिंग करता है। और वियतनाम का जो क्लेम है उसे भी चाइना थ्रेटनिंग करता है। अब क्लेम कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ना पार्सल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, ठीक है। ये दो आइलैंड को लेकर के ज्यादा विवाद है। अब देखो जो कंट्री है ना, मतलब आपकी जो फिलीपींस है, इनका मानना होता है कि जो स्पार्टली आइलैंड है उसमें थोड़ा हिस्सा जो है किसका है, फिलीपींस का है। और जो यहाँ पे ब्रुनई है, इनका मानना है कि स्पार्टली में थोड़ा हिस्सा इनका है। जो मलेशिया है, इनका भी मानना है कि स्पार्टली में थोड़ा हिस्सा इनका है। वियतनाम का पार्सल आइलैंड में है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फिलीपींस है उसका भी पार्सल आइलैंड में है। चाइना तो सभी पे अपना कब्जा कर ही रहा है। तो आपस में ये सब कंट्री के बीच में भी निगोशिएशन की जरूरत है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो 9 डैश लाइन है वो इन सभी कंट्री के सॉवरेन राइट को वायलेट करता है। ऑल दो एक अलग बात है जो हमें समझना है कि चाइना एक P5 नेशन है, परमानेंट 5 नेशन है यूएनएससी में। आप समझ सकते हो कि कितनी रिलेवेंस हो चुकी है, क्या रिलेवेंस रह चुका है यूएनएससी का आज के डेट में, जब जो कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हो और ऐसे छोटे छोटे देश का जो अधिकार है उसका वॉयलेशन करता हूँ। देखो 1947 में ही ना चाइना ने मैप निकाली थी अपनी, जिसमें उसने 9 डैश लाइन का जिक्र किया था, और ये पूरा जोग्राफिकल रीजन में टेंशन बढ़ा दिया था, ये सारे आइलैंड को अपने अंदर बता करके, और वहाँ पे मिलिट्री अपना जो बेस है वो तैयार करना शुरू कर दिया। फिलीपींस का जो कि अभी आपने देखा कि दो जो चाइना के और उनके जो बोट है वो टकरा गए, कोलैप्स हो गया साउथ चाइना सी में। तो यहाँ से इनका भी 2012 से ही इनका टेंशन है, ठीक है ना। मलेशिया के साथ जो है यानी कि मलेशिया और ब्रुनई के बीच में जो टेंशन है, जो स्पार्टली आइलैंड है उसको लेकर के, बट चाइना वहाँ भी जो है इन करके, भैया ये तो जोन हमारा है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, इस टाइप का। वियतनाम के साथ भी वही है रीजन। देखो वही है, आप देखो पार्सल आइलैंड का थोड़ा सा देख लो, डिस्प्यूट है चाइना के बीच में, ताइवान के बीच में, वियतनाम के बीच में। पार्टली में है आपका चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में। फिलीपींस एंड मलेशिया के बीच में भी जो एस्कार्बर्ज और जो सॉयल डिस्प्यूट है, इन दोनों के बीच में, चाइना के बीच में और फिलीपींस के बीच में है। जो सेनकाकू और जो डायू आइलैंड्स है उन उसके बीच में जो टेंशन है, वहाँ पे कंट्री है चाइना, जापान और ईस्ट चाइना। ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसमें जापान वाला एंगल भी है, बट ये सारे आपको रीजन्स भी याद रखने हैं। कंट्री कितना है याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, लोकेशंस क्यों, राइट। और जो 9 डैश लाइन है वो भी याद रखना है आपको। तो ये था आपका पूरा, ये जो जोन है इसको आप फिर से देख सकते हो कि कैसे ये फिलीपींस का एरिया देखो नेचुरली दिखता भी है। वो भी देश का अपना अधिकार है। 1982 में जो अनक्लॉज बना था, तो अनक्लॉज का ये कहना है कि हर देश की बाउंड्री के बाद अगर समुद्र है, 200 नॉटिकल माइल यानी कि कायदे से 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो उनके लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट होगा। बट चाइना उसको वायलेट करता नजर आ रहा, और चाइना यही सपना देखते हुए इंडिया को भी जो है, इंडिया का जो सोवरिन पावर है, सोवरिन सेक्टर है यहाँ पे, इसे भी चैलेंज करने के लिए इतने सारे बना रहे हैं बेस, और इसी का जो है शिकार हो रहा है कौन, आपका मालदीव। तो मालदीव भी जो है श्रीलंका की तरह होने वाला है, द डे विल नॉट टू फार। तो हम देखने वाले अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का एक ज्वाइंट
हैंड इस्टेब्लिश किया गया है। एक लैब है दैट इज़ अ FTL लैब स्कूल में। जो स्कूल है उनके अंदर डेमोक्रेटिक्स वैल्यू को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर बिल्ड करने के लिए ये मिशन है। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है 10,000 ट्रिंकरिंग लैब बनाने हैं 722 डिस्ट्रिक्ट में भारत के, जिसमें एजुकेशन में, स्किल में, माइंडसेट, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, फिजिकल कंप्यूटिंग जो स्किल है वो बच्चों में आए, उसके लिए ये इनिशिएटिव था। 2015 में ही एम के तहत ये काम हुआ था, जिसमें अलग अलग जो बॉडीज़ हैं वो भी आके जुड़े। हालांकि ये नीति आयोग का ही है। बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो फेसबुक है, यानी कि जो आज के डेट का मेटा है, उसने अभी हाल फिलहाल में जो FTL जो लैब है वो बनाने की यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो आप देखो हो क्या रहा है, तीन पार्टियां, नीति आयोग, एम तो है ही, एम नीति आयोग का ही है, तो यानी कि नीति आयोग, उसके बाद नीति आयोग के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो FTL है ना, दैट इज अ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, ये बनाने जा रहा है मेटा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या होना है, इसमें अगुमेंटेशन, राइट, जो वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। ऑलरेडी इससे पहले भी मेटा ने एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया है। एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2023 में मेटा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट जो कि यूथ है उनको कनेक्ट किया जा सके ताकि उनको वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कराया जाए, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ाया जाए, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, टेकिंग डिजिटल स्किल, ठीक है, ये सब ग्रास रूट लेवल तक भारत के अंदर हो सके, स्किल अप हो सके, राइट, इस री स्किलिंग हो सके, जो अनस्किल है उनको स्किल मिल सके, जिनका स्किल कम है उनका स्किल अप हो सके, ठीक है, जिनको स्किल मिल चुका है, स्किल अप हो चुका है, उनको कुछ और नया दूसरा सिखा दिया जाए, री स्किलिंग कराया जाए। तो यही काम है। एक चीज़ आपको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं, 1M1B, दैट इज अ 1 मिलियन 1 बिलियन। ये भी एक तरह से मीनवाइल एक हम कह सकते हैं मेटा का ही पार्टनरशिप है। अटल अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम, और जो मेटा है यानी कि फेसबुक है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है 1M1B। तो ये VVI है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ APEDA से संबंधित आर्टिकल है। देखो APEDA क्या है, एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ये हमारी अथॉरिटी है। ये क्या करती है ना, बाहर में हमारा जो एग्रीकल्चर सामान एक्सपोर्ट होता है उसकी एक्सपोर्टिंग करती है और चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। तो ये इनका जो बास्केट है अभी वो बड़ा होने वाला है। इनका ये एम है कि जो फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, राइट, या एनिमल फूड जो भी है, उसको बाहर में जो है बेचा जाए। जो सप्लाई चेन है हमारा, इसको और बूस्ट किया जाए, जाता है, सप्लाई होती है, बट इसको और बूस्ट करना है। स्पेशली जो है यूरोप में, लैटिन अमेरिकन में, एशियन क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में जो है हमारा जो सेक्टर है स्पेसिफिकली वेजिटेबल, और मैंने जो पेरिसेबल आइटम है कह सकते हैं जिसकी लाइफ स्पेन कम होती है, उसको हम नहीं भेज पाते, तो इसमें उसको भेजने की बात यहाँ पे की गई, और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई कि जिससे और हम इस चीज़ ग्रोथ कर सके। साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो श्री अन्न मिलेट्स है, जो मिलेट्स मोटे अनाज है, उसके लिए भी इनिशिएटिव लिया गया था। और यहाँ पे हम देखेंगे मिलेट्स ईयर 2023 मनाया गया। आपको पता है APAD के द्वारा हम देखेंगे कि ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2023 में इराक, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, UK, इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, और लगभग 110%, 46%, 18%, 47% रिस्पेक्टिवली इन सब जगहों पे हमारा जो मिलेट्स है वो जो है ट्रांसपोर्ट हुआ। देखो एज सच बहुत वो नहीं है, बट थोड़ा सा ये सब हल्का हल्का देख लेना कि कौन कौन से सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं। तो फ्रेश फ्रूट, श्री अन्न, ठीक है, ये सब न्यू बास्केट में आए हैं। तो आपको बस ये हेडिंग से भी काम चल जाएगा, बस हल्का सा ध्यान में रखना कि APDA का न्यू बास्केट में क्या है, फ्रेश फ्रूट भी आ गया है, वेजिटेबल भी आ गया, और श्री अन्न भी आ चुका है। नीति आयोग के द्वारा ही, और जो रेलवे मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो है एक नया हम कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया गया है, लॉन्च किया गया नीति आयोग का फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्लेटफॉर्म DPI के लिए। अब DPI डिजिटल पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जैसे हम लोग आज की डेट में UPI के थ्रू पैसा भेजते हैं ना, तो ये क्या है, एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है पैसा भेजने का। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल है, जिससे हम पैसा भेज सकते हैं, है ना, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो नीति आयोग ने भी ये काम किया है, जिसमें जो एक तरह से गुड गवर्नेंस का ये एक हम कह सकते हैं नमूना है, एक एग्जाम्पल है। और जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे जो योजनाएं, स्कीम चलती हैं,
राइट? उसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको इसके थ्रू जो है ट्रांज़ैक्शन होगा और काफ़ी कुछ इसमें है, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ सच डेटा वगैरह याद रखना, बस आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने भी अपना स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दैट इज़ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये था आज तक का इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू, थैंक्स फॉर